क्लास 6 का ज्योग्राफी का लेसन नंबर 1 का पार्ट 2 है। तो हम लोग बिना डिले किए हुए आज स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा उन लोगों को से आग्रह है कि उन लोग पहले फर्स्ट पार्ट देखें, उसके बाद सेकेंड लेक्चर पे एंट्री करें। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। आज हम लोग को ग्रह के बारे में देखना था। जो 8 प्लैनेट्स हैं, उस प्लैनेट के नाम के अनुसार हम उन लोग को रिवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड होता है उसको भी हम लोग को देखना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम आज बिना डिले किए हुए। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कि सबसे नज़दीक में जो ग्रह है सूरज का वो है बुध, जिसको हम लोग मरकरी भी कहते हैं। और सेकेंड जो इसके जो इसी का जस्ट नज़दीक में है वो है वेनस, जिसको हम लोग कहते हैं शुक्र। और उसके बाद थर्ड जो ग्रह है वो है पृथ्वी, जिसको हम लोग अर्थ कहते हैं। और उसके बाद है मार्स, जिसको हम लोग कहते हैं मंगल। ठीक है, यहाँ से ये जो चारों जो आपको दिख रहे होंगे, चार जो यहाँ पर जो पीरियड है, यानी जिस पथ पे इन लोग जो ट्रैवल करते मतलब जो रिवोल्यूशन करते हैं, इस वाले पथ को, इस वाले रास्ते को हम लोग ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, 4 ऑर्बिट पे 4 प्लैनेट्स जो हम लोग देखें, इस चारों को हम लोग इनर प्लैनेट के नाम से जानते हैं। और इन चारों को हम लोग, एक यहाँ पर है, 2 है, 3 है और यहाँ पर 4th है। तो 4 प्लैनेट जो यहाँ पर हैं, इस चारों को हम लोग आउटर प्लैनेट के नाम से जानते हैं। इस दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है। इसमें ज़्यादा एस्ट्रॉयड, कॉमेट ये सब ज़्यादा वहाँ पर मिलते हैं, यानी ये सब धूलकन के जैसे वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के बीच में। तो यहाँ से एक बहुत बड़ी क्वेश्चन ये निकल जाती है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारा जो ये अर्थ यहाँ पर है, इस अर्थ के सबसे नज़दीक कौन सा प्लैनेट आता है। आपका ऑप्शन में रहेगा बुध, दूसरा में शुक्र, थर्ड में मंगल और फोर्थ में जुपिटर। तो आपको आंसर आना चाहिए, क्या आएगा जल्दी से सोच कर बताएं। तो आपका आंसर क्या आएगा, वेनस। क्योंकि यहाँ पर आपको देखने में ये लग रहा होगा कि वेनस भी आपको नज़दीक में है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो वेनस भी नज़दीक में है और आपको यहाँ पर मंगल भी है। लेकिन हम लोग को एक बात यहाँ पर समझनी होगी कि आखिर वेनस ही नज़दीक क्यों है। तो अगर मान लिया जाए कि ये अगर सन होता तो ये जो ऑर्बिट का जो है ये हमेशा लेंथ बड़ा होते रहता है हमेशा। तो इससे अगर यहाँ से देखें तो ये वाला दूरी कम है इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि जैसे सूर्य से हम लोग दूर जाएंगे वैसे वैसे इसकी दूरी बढ़ते जाती है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इसकी दूरी कम होगी इसके रिस्पेक्ट में, यानी इसके सबसे नज़दीक वाला जो ग्रह होगा और वो होगा वेनस, यानी शुक्र ग्रह सबसे नज़दीक होगा अर्थ का। ठीक है, लेकिन हम लोग का जो मिशन एक था वो हम लोग कहाँ भेज चुके हैं, तो मंगल पे भेज चुके हैं, इससे ज़्यादा दूरी पर। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि मरकरी के पास 58 लिखा हुआ, ये 58 क्या है, तो दूरी है कहाँ से, तो सूर्य से दूरी है बुध की। 58 सिर्फ नहीं है, 58 मिलियन है। कितना, 58 मिलियन। यहाँ पर आपको लिखा हुआ होगा किलो, यहाँ पर नीचे में देखिएगा तो दूरी मिलियन किलोमीटर में लिखा हुआ है ना, दूरी मिलियन किलोमीटर में, मिलियन किलोमीटर यानी 8 मिलियन किलोमीटर की दूरी है आपका सूर्य से लेकर के पृथ्वी मतलब बुध तक। और सूर्य से अगर हम देखेंगे शुक्र को, जो सेकेंड वाला प्लैनेट्स है, तो उसके बीच का दूरी है 108 मिलियन किलोमीटर। और अर्थ को जब देखेंगे तो है 150 मिलियन किलोमीटर। और मंगल का है 228 मिलियन किलोमीटर। और बृहस्पति का है 778 मिलियन किलोमीटर। शनि का है उसी प्रकार से 1.427 मिलियन किलोमीटर। और आपका यूरेनस का है 2869 यानी 2869 मिलियन किलोमीटर। उसी प्रकार से आपका नेपच्यून का है 4496 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ सॉरी, यहाँ पर शनि का लिखा हुआ 1427 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, और नेपच्यून का 4496 मिलियन किलोमीटर। चलिए एक बार हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहली बात बुध का 58 मिलियन किलोमीटर, दूसरे बात शुक्र का 108 मिलियन किलोमीटर, अर्थ का 150 मिलियन किलोमीटर, मंगल का है 228 मिलियन किलोमीटर, बृहस्पति का 778 मिलियन किलोमीटर, उसके बाद आपका शनि का
1427 मिलियन किलोमीटर। उसके बाद यूरेनस का है 2869 मिलियन किलोमीटर। और आपका नेपच्यून जो लास्ट है उसमें 4496 मिलियन किलोमीटर। ये है दूरी सूर्य से अलग अलग प्लैनेट की। तो सबसे ज़्यादा जो हम लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा नेपच्यून का है कितना, 4496 मिलियन किलोमीटर। आप यहाँ से भी अंदाज़ लगा सकते हैं कि पृथ्वी के नज़दीक में शुक्र होगा कि पृथ्वी के नज़दीक में मंगल। कैसे, हम उसको यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। और तो यहाँ पर अब थोड़ा सा अगर देखेंगे तो यहाँ पर कितना है, तो सूर्य से ये 108 पर है और ये सूर्य से कितना पर है, 228 पे। तो अगर हम 228 में से 108 घटा देंगे सॉरी, हमको क्या चाहिए, ये वाला चाहिए ना, तो पृथ्वी के 150 में से 108 घटा देंगे तो मात्र यहाँ बचेगा 42। कितना बचेगा यहाँ पर, 42 बचेगा। एक मिनट, लेकिन वही अगर हम यहाँ से यहाँ तक के चलेंगे तो 228 में से हमें घटाना पड़ेगा 50। तो इधर 50 उधर कितना 28, यानी 78 आपको मिलेगा। तो ये दूरी मिलेगा 78 मिलियन किलोमीटर और ये दूरी मिली आपको 42 मिलियन किलोमीटर। तो आपको नज़दीक कौन सा है, तो आपको नज़दीक होगा 42 मिलियन किलोमीटर का। इसलिए अब हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि जिस प्रकार से देख रहे हैं कि दूरी बढ़ेगा सूर्य से, वैसे वैसे उसके पीरियड का भी जो आपको साइज़ है वो भी बड़ा होते जाता है। इस प्रकार से यहाँ देखा जाएगा तो सबसे नज़दीक जो है अर्थ का प्लैनेट जो है सबसे नज़दीक में शुक्र मिलेगा और उसके बगल में मंगल मिलेगा। ठीक है, चलते हैं आगे उस सब का टाइम पीरियड देखने के लिए। तो यहाँ पर टाइम पीरियड में पहले बुध को देखा जाएगा कि बुध कितने दिन लगाता है। पृथ्वी का दिन यहाँ पर गिना जा रहा है, न कि और किसी का दिन। तो पृथ्वी के दिन में अगर 88 दिन हो जाता है तो सूर्य के चारों ओर एक बार चक्कर लगा लेता है। कौन, बुध। लेकिन अब हम लोग जानते हैं 2 प्रकार के रिवोल्यूशन यहाँ पर। तो एक तो सर्कुलर मोशन करता है। सर्कुलर मोशन हम उससे कहते हैं कि एक ही पाथ रहेगा और इसी पर बार बार रिपीट करेगा, ये होता है सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर रोटेशन मोशन कहते हैं तो ये कहीं टर्न नहीं करेगा और एक ही जगह पे, अगर एक ही चीज़ के अबाउट अगर वो घूमते रह जाए एक ही जगह पे तो उससे हम लोग कहते हैं रोटेशन मोशन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों मोशन होता है। जैसे एक्सिस के अबाउट अपने आप घूमते हुए रहता है, जिस प्रकार से पृथ्वी को जानते हैं कि 24 घंटे में उसने पूरा एक बार चक्कर लगा लेता है, जिससे कि दिन रात होती है पृथ्वी। तो उसका वो जो मोशन था वो रोटेशन मोशन कहलाएगा। लेकिन जब 365 दिन में एक बार चक्कर लगाता है सूर्य को तो उसे हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। तो 2 प्रकार के मोशन सारे प्लैनेट्स करते रहते हैं, जिसमें बुध का जो है वो अपने अगर पथ पर घूमे, अपने ही जगह पर रुक करके घूमना चाहेगा तो वो 59 दिन लगाता है अपने पास घूमने में। यानी कह सकते हैं कि हमारे पास जब 24 घंटे होते हैं मात्र दिन रात होने का, तो अगर वहाँ के देखेंगे दिन रात में तो 59 दिन लगता है एक दिन रात होने में। यानी एक बार पूरा घूमने में जो समय लेता है उससे उससे थोड़ा दिन ही ज़्यादा में उसने क्या करता है, एक बार पूरा सूर्य का चक्कर ही लगा लेता है। इतना सूर्य उसके नज़दीक है। यानी एक जगह पे रुक करके घूमने से ज़्यादा आसान उसको वो है, कौन, एक बार सूर्य को चक्कर लगाना। क्योंकि चक्कर लगाने में मात्र 88 दिन लेती है और ये 59 दिन ले लेता है मात्र किसमें, एक जगह पे घूमने में। ठीक है, तो यानी 1.5 बार, अगर वो 1.5 मतलब समझते हो ना कि 1.5 के अप्रॉक्स, तो अगर 1.5 टाइम्स अगर वो घूम ले सर्कुलर मोशन में सूर्य के चारों तरफ, तो उससे 2 बार घूम पाएगा वो अपने जगह पे। ठीक है, लेकिन पृथ्वी को देखा जाए तो 365 बार वो घूम जाएगा अपने जगह पे, तब वो एक बार चक्कर लगाएगा। समझ रहे हो ना। इसी प्रकार से सूर्य का देखेंगे तो सूर्य के चारों ओर शुक्र जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन का समय लेता है। यानी पृथ्वी के अनुसार जब पृथ्वी 365 दिन लेती है तो शुक्र यहाँ 255 दिन ही लेती है। और अपने अक्ष पे ये भी बहुत दिन लेते हैं, जिसमें 243 डेज लग जाता है इसको एक ही जगह पर घूमने में, एक ही एक्सिस के अबाउट।
उसी प्रकार से पृथ्वी के बारे में देखें तो सूर्य का जो परिक्रमा है वो 365 दिन लगा लेता है, लेकिन अपने अक्ष पर इसने मात्र एक ही दिन में घूम लेता है, यानी 24 घंटा में। ठीक है, जिसके आधार पे हम कहते हैं कि दिन रात जो हो रही है वो पृथ्वी पर हो रही है एक 24 घंटे का, यानी एक ही बार में चक्कर लगाना। लेकिन बुध कितने कितने दिन लगाया? एक बार खाली अपने जगह पे घूमने में 59 दिन। शुक्र अपने जगह पे घूमने में 243 दिन लगाया। मंगल के देखेंगे तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 687 दिन का समय लेता है, यानी एक साल इसमें अगर देखा जाए तो 687 दिन होगा। किसमें? मंगल में। लेकिन अपने अक्ष पर इन्होंने भी मतलब इसने भी एक ही दिन में घूम लेता है। और इसका जो उस सैटेलाइट की संख्या है चंद्रमा का, मतलब जो मंगल के लिए जो चंद्रमा होगी उसकी संख्या 2 है, ये पृथ्वी के चंद्रमा की संख्या 1 है। चलिए अब चलते हैं अगला, बृहस्पति के बारे में हम लोग देखते हैं। बृहस्पति सूर्य के चारों ओर, एक मिनट कलर चेंज करनी पड़ेगी। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने और 12 पृथ्वी सूर्य के चारों परिक्रमा करने में 11 साल 11 महीने, यानी लगभग हम कह सकते हैं कि 12 साल का समय ले लिया। क्योंकि अगर एक महीना और जब बढ़ जाता तो 12 साल के नज़दीक चला जाता, यानी पृथ्वी के अपेक्षा, पृथ्वी के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो 12 साल वो लेता है। ठीक है, कितने करने कि एक बार सिर्फ सूर्य के चारों ओर राउंड लगाने में। और अपने अक्ष पर अगर घूर्णन करना चाहे तो 9 घंटे में ही घूम जाता है, 56 मिनट नहीं, लगभग हम कह सकते हैं तो 10 मिनट में वो एक बार राउंड लगा लेता है, मात्र 10 घंटे में। चंद्रमा की संख्या इसके पास लगभग 53 है, यानी इसकी सैटेलाइट जो है वो कितनी है? 53। शनि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 29 साल 5 महीने का वक्त लेती है। 29 साल ले लेती है, 5 महीने और एक्स्ट्रा। और ये अपने अक्ष पे 10 घंटे 40 मिनट में ये अपना अक्ष पे घूम लेती है। और लेकिन चंद्रमा की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? 53, जस्ट लाइक बृहस्पति। अब यूरेनस को हम लोग देख लेते हैं, यूरेनस और नेपच्यून, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि प्लूटो 2006 में उसे ग्रह से हटा दिया गया था। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल पर कर लेता है, 84 साल में करता है। 84 साल 84 ईयर, यानी हम कह सकते हैं अगर डेज निकालना चाहेंगे तो एक ईयर में 365 दिन, क्योंकि हम लोग इंडिया करें मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में देख रहे थे। तो इसका हो जाएगा दिन में अगर देखे थे तो 84 × 365। और अपने अक्ष पे इसने घूम लेता है 17 घंटे 14 मिनट। और इसका जो सैटेलाइट की संख्या है चंद्रमा का, इसका 27 है। नेपच्यून में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 164 साल का वक्त लेता है और अपने अक्ष पे घूर्णन करने में 16 घंटे 7 मिनट ले लेता है। और इसका पास सैटेलाइट की संख्या 13 है। अब कुछ पॉइंट्स है उसको थोड़ा हम लोग नीचे में कवर कर लेते हैं। आंतरिक ग्रह क्या होता है? तो आंतरिक ग्रह बोलते हैं जो सूर्य के बहुत नज़दीक है, जिसे हम लोग इनर प्लैनेट के नाम से जाने थे कि 4 प्लैनेट जो ऐसे हैं जो कि इनर प्लैनेट के नाम से जाने जाएंगे। क्योंकि सूर्य अगर हो जाए तो इसके बाद जो 4 है, इसके बीच में एस्ट्रॉयड कॉमेट वगैरह होगा, उसके बाद फिर 4 जो होंगे, तो इस चारों को आउटर और इस चारों को इनर। तो यहाँ पर जो लिखा वो आंतरिक ग्रह जो सूर्य के बहुत नज़दीक है, और ये सब किससे बने हैं? चट्टानों से बने हैं। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं इनर प्लैनेट। ठीक है, और बाहर जो है सूर्य से बहुत दूर है और इनके बहुत जो आकार है बहुत बड़े हैं और ये बने होते हैं गैस से। तो इसका जो है हम लोग बोलते हैं बाह्य ग्रह यानी आउटर प्लैनेट। तो अब क्वेश्चन में यहाँ से एक चीज़ निकल चुका है कि बताइए जो चट्टान से जो बने होते हैं उस ग्रह को क्या कहते हैं, आउटर या इनर? तो आंसर क्या हो जाएगा? इनर। लेकिन गैस से बने होते हैं उससे हम लोग कहते हैं आउटर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में।
आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। अब हम लोग उपग्रह के बारे में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या देखा कि सूर्य अगर है तो सूर्य के चारों ओर जो घूमा उसे हम लोग ग्रह कह दिए। सूर्य के चारों ओर घूमा उसे हम लोग क्या कह दिए? ग्रह। अगर ये ग्रह है, ठीक है, अगर ये क्या है? ग्रह है, और इस ग्रह के अगर कोई चारों ओर घूमता है, ठीक है, अगर इस ग्रह के चारों ओर घूमता है तो उसे हम लोग कहते हैं सैटेलाइट यानी उपग्रह। तो आसमान में जो हमको दिखता है चंद्रमा वो भी एक क्या है? उपग्रह है। और उपग्रह क्या होता है कि ग्रहों की परिक्रमा करती है। उप का मतलब कि उसका दास, ठीक है, यानी ग्रहों की परिक्रमा करता है, उसे उपग्रह कहते हैं सैटेलाइट। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। किसके चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाएगा? तो पृथ्वी के चारों लगाएगा। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं, ठीक है, जो हम जानते हैं पृथ्वी के साथ साथ अगर पृथ्वी को मिला देते हैं तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। यानी इसी पे लिखा हुआ है कि हमारे पृथ्वी के समान 7 और भी ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा को प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है और कुछ के पास न भी है। तो हम लोग अब चलते हैं सौरमंडल के बारे में। लेकिन क्या आप जानते हो, उस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। पौराणिक रोमन कहानियाँ में सोल यानी सूर्य को देवता कहा जाता है। सोल किसे कहा जाता है? सूर्य को देवता के रूप में देखते हैं। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल या सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें सौर से देखते हुए, ठीक है। आप लोग इसे लिख करके व्हाट्सएप कर दोगे कि हाँ ये चीज़ हमने लिख लिया, ये चीज़ होमवर्क पूरा कर लिया। तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है, कमेंट में डाल दीजिए कि सौर से और कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। सौर मतलब हम लोग कह सकते हैं सूर्य। सूर्य से क्या क्या हमें प्राप्त होती है उसके आधार पर कुछ आप बना सकते हो। चलते हैं हम लोग सौर मंडल के बारे में पढ़ते हैं। कहता है कि सूर्य और 8 ग्रह और उसके उपग्रह और कुछ अलग अलग खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह भी देखें, उल्का पिंड देखें, ये सब मिल करके सौर प्रमंडल का निर्माण करते हैं। तो सौर मंडल कहने का मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो सौर परिवार कहलाएगा, यानी सूर्य के परिवार। तो सूर्य के परिवार में कौन कौन सा आ जाएगा? सूर्य भी आएंगे। 8 ग्रह जो हमारे पास थे कौन कौन थे, एक बार चलिए रिपीट करते हैं। तो आप जानते होंगे मरकरी था, वेनस था, अर्थ था, मार्स था, जुपिटर था, सैटर्न था और यूरेनस और फिर नेपच्यून। ये हमारे पास 8 ग्रह थे, ठीक है, और वो हो गए। और उसके उपग्रह जिसके हम लोग देखें सैटेलाइट। तो सैटेलाइट देखेंगे 2 प्रकार का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। जिसमें हम लोग देखेंगे जो चंद्रमा है उसे हम लोग नेचुरल कहते हैं, और जो आर्यभट्ट हो गया, ये सब जो सैटेलाइट हैं, जो बहुत सारे सैटेलाइट जैसे इसरो ने भेजा, ठीक है, वो सब जो सैटेलाइट वो सारे के सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो और भी खगोलीय पिंड जैसे हम लोग कॉमेट बोले, फिर आपको हम लोग बोले एस्ट्रॉयड बोले, ठीक है, जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब को जब मिलाते हैं तो ये सब सौर परिवार का ही एक सदस्य हैं। और इसमें अगर हम देखें तो ये मुखिया इनका कौन कहलाएंगे? सूर्य। जो सूर्य होगा वो इसका मुखिया होगा। सूर्य के बारे में हम लोग देखते हैं। सूर्य सौर मंडल का केंद्र में स्थित है। अब सौर मंडल जो भी है उसके केंद्र में कौन स्थित है? सूर्य। ये हम लोग देखेंगे कि केंद्र में है या मतलब जो इसका जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल है कि सर्कुलर, हम उसको बाद में देखेंगे। इलिप्टिकल है तो इलिप्टिकल में सूर्य कहाँ पे स्थित है उसके बारे में देखेंगे। सेंटर पे है या सेंटर के अलावा कहीं पर है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिले करके देखेंगे। तो अभी थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं कि इतना समझते हैं कि सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। बहुत बड़ा के साथ साथ ये सब जो बना है वो गर्म गैसों से बना है, हाइड्रोजन ये सब से बना हुआ होता है। इसमें खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। खिंचाव बल कहने का मतलब है ग्रेविटेशन फोर्स। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो हम लोगों को ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा हम लोग को आकर्षित किए हुए है, हम लोग को बाहर नहीं जाने देती। उसी प्रकार से सोलर सिस्टम से यानी जो मुखिया है सूर्य, वो क्या करता है कि सारे सैटेलाइट पे, सारे खगोलीय पिंड्स पे वो क्या करता है कि बल फोर्स से सबको खींचते हुए रहता है,
ठीक है। और उसके द्वारा इसीलिए वो सब कोई भी गिर नहीं पाता है, कभी कोई सोलर सिस्टम से वो बाहर निकल नहीं पाता है कोई भी प्लैनेट्स। ठीक है, वही वो हम कह सकते हैं इसका खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है, यानी वो एक सिस्टम को बनाए रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। जो भी सौर मंडल में देखेंगे कि तो सिर्फ और सिर्फ लाइट और एनर्जी सिर्फ और किसके पास है, तो सूर्य के पास है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते। इससे जो आने वाली प्रकाश है वो पूरा हम लोग एनर्जी उसको से नहीं ले पाते। अगर पूरा आ जाए तो हम लोग जल कर राख हो सकते हैं। क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। हमने देखा था 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। तो सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर। तो चलते हैं, जो हम बता रहे थे कि इलिप्टिकल पाथ पर है कि सर्कुलर पाथ पे है, उसको हम लोग देख लेते हैं। चलते हैं यहाँ पर। तो देखिए इस प्रकार से एक पाथ होता है अंडे के आकार का, ओवल शेप का। ठीक है, इसमें इसको हम लोग बोलते हैं इलिप्स। कैसे बोलते हैं, इलिप्स, पढ़ना है। इसमें दो फोकस होते हैं, तो दोनों फोकस पे किसी एक फोकस पर सूर्य रहता है और ये वाला पाथ पे पृथ्वी ऐसे ऐसे राउंड करते रहती है, घूमते रहती है। सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, सारे सारे प्लैनेट्स इसी पाथ पे घूमते रहते हैं। सभी का अपना अपना अलग अलग ऑर्बिट होता है और सभी ऑर्बिट के दो फोकस होंगे, किसी एक फोकस पर सूर्य प्लेस की मतलब सिचुएटेड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर कहने का मतलब ये है कि ये सेंटर ही माना जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्योंकि क्लास कहाँ पर है, 6 में। तो इस और फिर यहाँ पर देखेंगे कि और भी तो ऐसे ऐसे तो होंगे, तो इसमें भी बहुत सारे प्लैनेट्स होंगे। तो प्लैनेट को इसने क्या करता है कि यहाँ पर दो बड़ा मास बॉडी है। ठीक है, जब हेवेनली बॉडीज़ हैं, दोनों आपस में ग्रेविटेशन फोर्स लगाएंगे। तो इसमें फोर्स का एक फॉर्मूला जानते होंगे ना, तो आगे हम लोग जान पाएंगे कि G m1m2/r² होता है। तो इसमें अगर दो मास कुछ दूरी पर अगर हो, चाहे बहुत दूरी पर हो, दोनों आपस में फोर्स लगाता है और वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो ये भी मास है सूर्य का, ये भी पृथ्वी का ही मास है, दोनों पूरा हेवनली मास है। जब हेवनली बॉडीज़ है, दोनों कुछ बहुत मतलब दूरी पर है, तो आपस में फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स अट्रैक्शन होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये इसको खींचेगा तो पृथ्वी भी इसको खींचेगा। इस प्रकार से दोनों आपस में खिंचाव बल लगाते रहते हैं, यानी इसी फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। और इसी फोर्स के कारण पृथ्वी भी बाहर नहीं जा पाता और सूर्य भी इससे बाहर नहीं जा पाता। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग सूर्य के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिसका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए शब्द हो सकते हैं। एक भाषा में तो यूज कर लिए, लेकिन दूसरे भाषा में भी शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, ज्योग्राफी, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। ज्योग्राफी का मत क्या है, अर्थ क्या है, पृथ्वी का विवरण। ग्राफ से देख लेते हैं, जियो मतलब कि भूगोल, तो ठीक है, ग्राफ से यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ है लिखना, पृथ्वी के बारे में लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। अब क्या है अधिक, और उसके बारे में थोड़ा सा और जूम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो पहला है जियो। जियो का मतलब जियो के साथ बनता है लॉजी, फिर बनता है मेट्रिया, फिर बनता है आइडिया। ठीक है, तो जिसमें पृथ्वी का अध्ययन करेंगे जियोलॉजी कहलाएगा। अगर उसको मापेंगे तो उसको कहलाएगा पृथ्वी का मापन। और एक होगा आइल्ड, मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप, जो ओवल शेप का जो होता है ना, मतलब पृथ्वी होता है ओवल शेप का, जानते भी है कि पूरा गोल नहीं होता, संतरे का आकार का होता है। ठीक है, तो
यहाँ पर जियोग्राफी से हम लोग देखें कि जियो से जो मतलब पृथ्वी को बोलते हैं, सॉरी, जियो का मतलब क्या होता है, पृथ्वी ही होता है। और उसमें अगर लॉजी लगा दे तो स्टडी, किसी बायोलॉजी, बायो का मतलब क्या होता है, जंतु होता है, लॉजी मतलब स्टडी, तो जंतुओं के बारे में स्टडी करते हो तो क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। उसी प्रकार से मेट्री आता है तो उसको हम लोग पृथ्वी का मापन कहते हैं। और उसी प्रकार से अगर ओल्डेस्ट मतलब पता नहीं चल रहा है कि क्या लिखा हुआ है, ये पृथ्वी का आकार का अनुरूप हम उसे कह सकते हैं। ठीक है, आज समय अधिक हो रहा है तो अब चलेंगे नेक्स्ट, हम लोग लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। वहाँ से हम लोग ग्रह के बारे में पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग सूर्य तक पढ़ाई कर चुके हैं। अब हम लोग ग्रह पर चलेंगे। तो ग्रह में कौन से थे, 8 ग्रह थे। वो 8 ग्रह के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए आगे निकलेंगे, क्योंकि 6th क्लास का है, ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं होगी। ठीक है, जितना होगा उसको हम लोग पूरा NCERT को ही लेकर के चल रहे हैं। और इसके बाद धीरे धीरे जो भी अगर आपको से हो सकता है तो इस बुक को निकाल करके और रीडिंग डालना है अपने से, और उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस होगा उस क्वेश्चन को बना कंप्लीट कर करके ही रखना है। ठीक है।